मारिया की कार एक बड़े से बंगले के अहाते में पहुंचकर रुक गई। वो उसके साथ कार से उतरकर देखने लगा। मुसल्ला गार्ड्स कई जगह नजर आ रहे थे। इस बंगले के आसपास से किसी मकामी बाशिंदे को गुजरने की इजाजत नहीं थी। वो पहला पाकिस्तानी जवान था जो मारिया के साथ उस बंगले के अंदर आया था। मारिया ने ड्राइंग रूम में पहुंचकर कहा, यहाँ बैठो, मैं अभी डैडी को बुला कर लाती हूँ। वो ड्राइंग रूम से चली गई। एक सिक्योरिटी अफसर ने आकर कहा, सर आप मिस साहिबा के साथ आए हैं, इसलिए बाहर आपकी तलाशी नहीं ली। वो सोफे से उठकर बोला, बेशक तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो। उस सिक्योरिटी अफसर ने डिटेक्टिव आले से उसे सर तपा चेक किया, फिर मुतमईन होकर चला गया। फिर दो गनमैन आकर उसके सामने जरा दूर जाकर खड़े हो गए। उन्होंने क्लैशनकोफ को इस तरह पकड़ा था जैसे उसे निशाने पर रखा हो। थोड़ी देर के बाद एक सेहतमंद बूढ़ा अंग्रेज मारिया के साथ आया। मारिया ने कहा, ये मेरे डैडी हैं और ये वही हैं। इनका अजीब सा नाम है मिस्टर ही, यानी वो। हैरल्ड जॉन ने उससे मुसाफा करते हुए कहा, बैठ जाओ, मैं बहुत मसरूफ रहता हूँ, किसी से मुलाकात नहीं करता, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए तुम्हारे साथ चाय पीने तक गुफ्तगू करूंगा। वो दोनों कुछ फासले पर आमने सामने सोफों पर बैठ गए। उसने बेटी से कहा, डार्लिंग बेबी, तुम जाओ और चाय भेज दो। मारिया मुस्कुराते हुए चली गई। हैरल्ड जॉन ने पूछा, तुमने मेरी बेटी से कब और कैसे मुलाकात की? वो बोला, मैंने नहीं, आपकी साहबजादी ने परसों मुझसे मुलाकात की थी। हैरल्ड बोला, मेरी बेटी बहुत भोली है, हर चमकती चीज को सोना समझ लेती है। बाय द वे तुम करते क्या हो? जवान बोला, कराची में मिडिल क्लास वालों के लिए एक रेस्टोरेंट है, मैं उसका मालिक हूँ। मेरे मुलाजिम दयानतदारी से काम करते हैं, मैं बेफिक्री से घूमता फिरता रहता हूँ। मेरे वालिदैन वफात पा चुके हैं, रिश्तेदारों से कोई खास ताल्लुक नहीं रहता। यूँ समझें कि इतनी बड़ी दुनिया में तन्हा हूँ। हैरल्ड बोला, तुम यहाँ कई बार देखे गए हो, यहाँ से कराची 150 किलोमीटर के फासले पर है, क्या किसी खास मकसद से इतनी दूर आते हो? वो बोला, शहर के हंगामों से दूर ये पुरसुकून इलाका है, मैं सुकून हासिल करने के लिए यहाँ आता हूँ। हैरल्ड ने कहा, इस मुल्क में और भी कई पुरसुकून मकामात हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? जवान ने कहा, हर शख्स की अपनी अपनी पसंद है। मैं आपसे ये नहीं पूछ सकता कि इंग्लैंड जैसे खूबसूरत मुल्क को छोड़कर आपने पाकिस्तान के इस वीरान इलाके में क्यों रिहाइश इख्तियार की? हैरल्ड बोला, मैं सीपा का डायरेक्टर जनरल हूँ। तुम्हारी हुकूमत ने केटी बंदर में एक बहुत बड़ा बिजली घर कायम करने के लिए हमसे मुआहिदा किया है, मैं इस मुआहिदे की तकमील के लिए आया हूँ। जवान बोला, ये सुनकर खुशी हो रही है कि आपके ताउन से यहाँ बिजली घर कायम होगा, फिर तो यहाँ के रास्तों और गलियों और झुग्गियों में बिजली की रोशनी होगी, ये इलाका जगमगाते हुए और खूबसूरत लगेगा। ऐसा हो गया तो मैं यहाँ मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर लूंगा। हैरल्ड बोला, हमने जो मुआहिदा किया है उसमें हमारी कंपनी की तरफ से कई शराइत कबूल की गई हैं। इनमें से एक शर्त यह है कि कोई ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक केटी बंदर और आसपास के इलाकों से न हो, उसे यहाँ आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जवान ने पूछा, आपने ये शर्त क्यों रखी है और हमारी हुकूमत ने किस बुनियाद पर ये शर्त कबूल की है? हैरल्ड बोला, इस बुनियाद पर कि कराची में दहशतगर्द ज्यादा हैं, वहाँ आए दिन तखरीबी कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। वो केटी बंदर आकर बिजली घर के अजीम मंसूबे की तकमील में रुकावटें पैदा कर सकते हैं, ऐसी दहशतगर्दी कर सकते हैं कि कंपनी के तमाम गैर मुल्की कारकुन दहशतज़दा होकर यहाँ से चले जाएं। वो तायद में सर हिलाकर बोला, ये पाकिस्तान की जमीन है, लेकिन पाकिस्तानी बाशिंदों को यहाँ आने से रोकने की बड़ी ठोस वजह बयान की है। अगरचे मैं ये साबित कर दूं कि मैं एक पुरअमन शहरी हूँ, न दहशतगर्द हूँ और न ही दहशतगर्द गिरोहों से मेरा कभी कोई ताल्लुक रहा है, तो फिर आप मुतमईन हो जाएंगे। हैरल्ड बोला, तुम एक शरीफ नौजवान हो सकते हो, लेकिन दहशतगर्दों के दबाव में आकर शराफत के ठोस सबूत के बावजूद मंसूबे को नाकाम बनाने पर मजबूर हो जाओगे, लिहाजा तुम पर या किसी पर भरोसा करके हम कोई खतरा मोल नहीं लेंगे। एक मुलाजिम ट्रे में चाय ले आया, फिर दोनों के सामने एक एक प्याली रख कर चला गया। वो मुलाजिम भी मुसल्ला था, कमर से बंधी हुई पेटी में कारतूस थे और होल्स्टर में रिवॉल्वर रखा हुआ था। हैरल्ड जॉन ने कहा, चाय पियो। फिर खुद उसने प्याली उठाकर चाय की चुस्की ली। वो बोला, क्या आपकी बातों से मैं ये समझूं कि आपको यहाँ मेरी आमद पर भी एतराज है? हैरल्ड बोला, हमने एहतियाती तदाबीर के तौर पर अपनी कंपनी के तमाम वर्कर्स और अफसरान की हिफाजत के लिए मुआहिदे में जो शर्त रखी है उसके मुताबिक तुम पर भी पाबंदी है। आज के बाद तुम्हें केटी बंदर और आसपास के इलाकों में नजर नहीं आना चाहिए। मारिया ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम के दरमियान पर्दे के पीछे खड़ी हुई सुन रही थी। उसने पर्दा हटाकर बाप की तरफ आते हुए कहा, डैडी, ये मुनासिब नहीं है, आपको मुआहिदे के अलावा ये भी सोचना चाहिए कि ये मेरे दोस्त हैं। मैं इतनी भी नादान नहीं हूँ कि अच्छे और बुरे की पहचान न कर सकूं। आप मेरी बात पर यकीन करें कि ये एक बेजरर, सच्चे और खरे नौजवान हैं। हैरल्ड बोला, माय स्वीट बेबी,
मैं बचपन से तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करता रहा हूँ। तुम पर भरोसा भी करता हूँ कि तुम बहुत समझदार हो और मुझे नुकसान पहुँचाने वाला कोई काम नहीं करती हो। लेकिन ये हम बाप बेटी के नहीं, कंपनी के मामलात हैं। तुम्हें इन मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। मारिया बोली, क्यों नहीं देना चाहिए? आपको ये एहसास नहीं है कि आपकी बातों से मेरे दोस्त की सुबकी हो रही है और मैं अपनी तौहीन महसूस कर रही हूँ। हैरल्ड ने पूछा, तुम अपनी तौहीन क्यों महसूस कर रही हो? मारिया बोली, आप खुद सोचें। आप मिस्टर वो को अपनी बातों से ये तासुर दे रहे हैं कि मोहब्बत करने वाले बाप होकर अपनी बेटी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि मैंने एक गलत नौजवान से दोस्ती की है और दोस्ती में अंधी होकर अपने बाप को नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ। हैरल्ड बोला, ओहो, तुम इस वक्त सरासर जज्बाती गुफ्तगू कर रही हो। ये नहीं समझ रही हो कि सीपा कितनी बड़ी कंपनी है और एक डायरेक्टर जनरल की हैसियत से मुझ पर कितनी बड़ी बड़ी अहम जिम्मेदारियां हैं। एक जरा सी कोताही हो जाए तो मैं नीचे से ऊपर तक तमाम ओहदेदारों से जवाब तलब करता हूँ। अगर तुम्हारी जिद के बायस कोई गड़बड़ हो जाएगी और मुझसे जवाब तलब किया जाएगा तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा और मेरे तमाम सर्विस रिकॉर्ड पर कालक फिर जाएगी। लिहाजा बेजा जिद न करो और यहाँ से जाओ। मिस्टर वो, मैं चाय पी चुका हूँ, तुम भी प्याली खाली करो। वो बोला, ओह, मैं बातों में चाय पीना भूल गया था, अब तो ये ठंडी हो चुकी है। खैर कोई बात नहीं, चाय पीना उतना जरूरी नहीं है। मारिया गहरी नजरों से बाप को देख रही थी। बाप ने पूछा, इस तरह क्या देख रही हो? वो बोली, सोच रही हूँ कि मम्मी के इंतकाल के बाद आपने दूसरी शादी नहीं की। मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि मुझे देख देख कर जीते हैं। बेशक मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, लेकिन आज आप मेरा दिल तोड़ रहे हैं। हैरल्ड बोला, मुझे अफसोस है, मैं अपने फराइज से मजबूर हूँ। तुम्हारी खातिर इतनी रियायत करता हूँ कि तुम मिस्टर वो के साथ शाम तक इस शहर में घूम सकती हो और घाट तक जाकर इन्हें अलविदा कह सकती हो। इसके बाद फिर मिस्टर वो यहाँ कभी नहीं आएंगे। मारिया बोली, डैडी, 2 दिन से मेरे आपके दरमियान बहस हो रही है और आप मेरी खातिर अपने उसूलों में कोई लचक पैदा नहीं कर रहे, लेकिन मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैंने भी कुछ सोच रखा है। हैरल्ड ने पूछा, क्या सोच रखा है? वो बोली, आपने यहाँ की हुकूमत से जो मुआहिदा किया है उसमें ये शर्त रखी है कि मिस्टर वो जैसे पाकिस्तानियों को केटी बंदर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन मुआहिदे में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपकी बेटी केटी बंदर से बाहर जाकर अपने किसी दोस्त से नहीं मिलेगी। लिहाजा मिस्टर वो पर पाबंदी आयद की जाएगी तो मैं यहाँ से दूसरे इलाकों में जाकर अपने फ्रेंड्स से मिलती रहूंगी। हैरल्ड जॉन ने परेशान होकर कहा, तुम्हारा दिमाग चल गया है। केटी बंदर से बाहर अगरचे पाकिस्तानी पुलिस हमें तहफ्फुज़ देती है, लेकिन हमारे अपने सिक्योरिटी गार्ड्स इतने ज्यादा नहीं हैं कि वो दूसरे इलाकों में तुम्हारी निगरानी करते रहें। मारिया बोली, आपको ये भी समझना चाहिए कि जब मैं केटी बंदर के बाहर जाऊंगी तो मिस्टर वो के साथ कराची और दूसरे शहरों में भी जा सकूंगी। वाकई आपके इतने सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं हैं कि पूरे पाकिस्तान में हमारा पीछा कर सकें। वो गुस्से से उठ खड़ा हुआ, फिर बोला, तुम बहुत सर चढ़ गई हो, लेकिन मैं अपने फराइज की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तमाम गार्ड्स को हुक्म दूंगा कि वो तुम्हें इस बंगले से बाहर न जाने दें, फिर तुम केटी बंदर से बाहर कैसे जा सकोगी? मारिया बोली, अगर मुझे यहाँ की 4 दीवारी में कैद किया गया तो मैं भूखी प्यासी मर जाऊंगी। आप आजमा लें कि मैं कितनी जिद्दी हूँ। इस लम्हे से एक दाना भी मुंह में नहीं रखूंगी और एक कतरा भी पानी नहीं पीऊंगी। आप और आपके गार्ड्स मुझे मरने से नहीं रोकेंगे। हैरल्ड बेबसी से बेटी को देखने लगा, फिर बोला, तुम मेरे लिए प्रॉब्लम पैदा कर रही हो। मारिया बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिस्टर वो की जमानत मैं लेती हूँ। ये तन्हा आते हैं। आपके जासूस जब मेरी निगरानी करते हैं तो मेरे फ्रेंड की भी निगरानी कर सकते हैं। हैरल्ड जॉन ने वो को नागवारी से देखते हुए सोचा, फिर बेटी से कहा, तुम बाप की कमजोरी को खूब समझती हो कि मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता। तुम भूखी रहोगी तो मेरे हलक से लुकमा नहीं उतरेगा। मैं तुम्हारी तरफ से परेशान रहकर अपने फराइज सही तरह अंजाम नहीं दे सकूंगा। उसने एक गहरी सांस ली, फिर सांस छोड़ते हुए कहा, ऑल राइट, तुम्हारे फ्रेंड पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। तुम इसके साथ जाओ, लेकिन केटी बंदर से बाहर कभी न जाना, वरना तुम्हारे फ्रेंड को उसी लम्हे गोली मार दी जाएगी। बस अब जाओ और मुझे अपना काम करने दो। मारिया खुश होकर वो के साथ जाने लगी। हैरल्ड जॉन ने एक गार्ड से कहा, बाहर इंस्पेक्टर खड़ा हुआ है, उसे बुला कर लाओ। मारिया अपने महबूब के साथ बाहर चली गई। इंस्पेक्टर ने अंदर आकर हैरल्ड जॉन को देखकर सैल्यूट किया, फिर कहा, यस सर, क्या हुक्म है? उसे एक पुलिस अफसर की वर्दी पहनकर किसी गैर मुल्की कंपनी के ओहदेदार को सैल्यूट नहीं करना चाहिए था, लेकिन वहां की पुलिस और इंतजामिया सीपा के डायरेक्टर जनरल की ताबेदार थी। इंस्पेक्टर सैल्यूट करने के बाद अटेंशन खड़ा अपने गैर मुल्की माई बाप के हुक्म का मुंतजिर था। हैरल्ड जॉन ने बाहर कार के स्टार्ट होने और दूर जाने की आवाज सुनी। उसे यकीन हो गया कि बेटी अपने फ्रेंड के साथ जा चुकी है। उसने इंस्पेक्टर से कहा, इस जवान की शख्सियत ऐसी भी पुरकशिश नहीं है कि इसकी खातिर एक बेटी अपने बाप से बगावत करने लगे। ऐसा लगता है कि जैसे इसने बेबी पर कोई जादू किया है।
इंस्पेक्टर बोला, यस सर, इसने जादू किया होगा। हैरल्ड बोला, नॉनसेंस, मैं जादू टोने पर यकीन नहीं करता, लेकिन हैरान हूं कि इसमें आखिर ऐसा क्या है कि बेबी इसके लिए पागल हो रही है। इंस्पेक्टर बोला, मिस साहिबा अभी बच्ची हैं, नादान हैं, आप हुक्म दें तो इस जवान को गोली मारकर समंदर में फेंक दें। हैरल्ड जॉन ने टेलीफोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। राब्ता कायम होने पर कहा, हेलो, मैं सीपा का डायरेक्टर जनरल बोल रहा हूँ। कराची में एक नौजवान है, उसके शनाख्ती कार्ड में नाम की जगह मिस्टर वो लिखा हुआ है। वो एक बी क्लास रेस्टोरेंट का मालिक है। वो मना करने के बावजूद यहाँ आता है। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर को आपके पास भेज रहा हूँ, वो इस जवान की निशानदही करेगा। दूसरी तरफ से पूछा गया, सर आप क्या चाहते हैं? उसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया जाए? हैरल्ड बोला, नहीं, गिरफ्तार करने से वो अपने जराए से रिहा हो सकता है। उसे इस तरह ठिकाने लगाना है जैसे दहशतगर्दों ने उसे गोली मारी हो। जवाब मिला, सर आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। और कोई हुक्म? हैरल्ड बोला, दैट्स ऑल। और उसने रिसीवर रखकर इंस्पेक्टर से कहा, आज वो जवान वापस जाए तो तुम भी उसके साथ किसी सरकारी काम के बहाने जाओ और देखो कि उसकी रिहाइश गाह और रेस्टोरेंट कराची में कहाँ है। उसके बारे में तफसीली मालूमात हासिल करो और फिर मुलाकात करो। इंस्पेक्टर बोला, समझ गया सर, मैं तमाम अहकामात की तामील करूंगा। और वो सलूट करके चला गया। हैरल्ड ने फिर फोन के जरिए राब्ता किया और पूछा, वो दोनों कहाँ हैं? दूसरी तरफ से जवाब मिला, सर मिस साहिबा कार ड्राइव कर रही हैं और वो साथ वाली सीट पर बैठा हुआ है। वो मार्केट की तरफ जा रहे हैं। हैरल्ड बोला, इन पर नजर रखो और हर आधे घंटे बाद मेरी सेक्रेटरी को रिपोर्ट देते रहो। हैरल्ड ने रिसीवर रख दिया और सोफे की पुश्त से टेक लगाकर संजीदगी से कुछ सोचने लगा। मारिया सुस्त रफ्तारी से कार ड्राइव कर रही थी और बड़ी देर से खामोश रहकर कुछ सोच रही थी। वो बोला, खामोश क्यों हो? मारिया चौंक कर बोली, हाँ तुम भी तो खामोश हो, क्या सोच रहे हो? जवान बोला, मेरा ख्याल है हम दोनों एक ही बात सोच रहे हैं। मारिया बोली, कौन सी बात? वो बोला, यही कि ऐसी रुकावटें रहेंगी तो हम हमेशा के लिए कैसे एक हो पाएंगे। वो हैरानी से बोली, कमाल है, क्या तुम दिमाग में घुसकर ख्यालात पढ़ लेते हो? मैं यही सोच रही थी कि डैडी सख्ती से तुम्हारी मुखालिफत क्यों कर रहे हैं। जवान बोला, आज मुझे तुम्हारे बारे में दो अहम बातें मालूम हुई। एक तो ये कि तुम मुझे दिलो जान से चाहती हो, आज मेरे लिए अपने डैडी से झगड़ रही थी, आइंदा मेरी खातिर सारी दुनिया से लड़ सकती हो। मारिया बोली, ऐसा वक्त आएगा तो मैं तुम्हारे यकीन पर पूरी उतरूंगी। वो बोला, आज दूसरी बात ये मालूम हुई कि तुम्हारे डैडी तुमसे बेइंतहा प्यार करते हैं। सख्त मिजाज और उसूल पसंद होने के बावजूद वो तुम्हारी जिद के आगे हार गए। बहुत समझदार हैं, उन्होंने तुम्हें बागी बन जाने का मौका नहीं दिया। मारिया मुस्कुराकर बोली, इसमें शुबा नहीं कि वो मुझे बहुत ज्यादा चाहते हैं, मेरी हर जिद पूरी करते हैं। जवान बोला, हालात बता रहे हैं कि तुम जल्द ही एक ऐसे दो राहे पर खड़ी होगी जब ये फैसला नहीं कर पाओगी कि अपने डैडी को ज्यादा चाहती हो या मुझे। मारिया बोली, मैं दोनों को दिलो जान से ज्यादा चाहती हूँ। वो बोला, अगर बिछड़ने का वक्त आए कि तुम्हें मुझसे जुदा होना होगा या डैडी को छोड़कर मेरे साथ भागना होगा तो क्या करोगी? वो थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर बोली, 99% लड़कियां अपने बाप से मोहब्बत करती हैं, लेकिन एक दिन उसे छोड़कर चली जाती हैं। जवान ने कहा, वो बाप की रजामंदी से जाती हैं, मगर तुम्हारा मामला मुख्तलिफ है। तुम्हें बाप की रजामंदी हासिल नहीं होगी। मेरे साथ जिंदगी गुजारने की खातिर तुम्हें हमेशा के लिए बाप को छोड़ना होगा। फिर ये फैसला करना होगा कि तमाम उम्र दोस्त बनकर रहोगी या शरीक हयात। फिर ये कि शरीक हयात बनकर रहने के लिए तुम किसी दबाव के बगैर अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करोगी। वो दोनों मार्केट रोड से गुजर रहे थे जैसा कि हैरल्ड जॉन के एक जासूस ने इत्तला दी थी, लेकिन वो कुछ खरीदने के लिए मार्केट में नहीं रुके। आगे बढ़ते हुए समंदर के साहिल की तरफ जाने लगे। मारिया ने कहा, हाँ तुम्हें पाने के लिए मुझे बड़ी आजमाइशों से गुजरना होगा। अगर तुम चाहो तो सिर्फ बॉयफ्रेंड रहकर मुझे तमाम आजमाइशों से बचा सकते हो। वो बोला, मारिया समझने की कोशिश करो, हम दोस्त बनकर एक दूसरे के करीब रहेंगे तो जज्बात भड़केंगे और हम बेकाबू होकर गुनाह के रास्ते पर चल पड़ेंगे। मारिया बोली, तुम इसे गुनाह क्यों कहते हो? ये तो इंसानी फितरत और उम्र के तकाजे हैं। यूरोप और अमेरिका में लड़के लड़कियां आजादी से एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते हैं। इस तरह मुल्कों, कौमों और मजहबों का फर्क मिटाकर फराख दिली से सिर्फ इंसानी रिश्ते कायम रखते हैं। वो बोला, इंसानी नहीं, हैवानी रिश्ते कायम करते हैं। हमारे दीन में कुरानी अहकामात के मुताबिक रिश्ते कायम किए जाते हैं। मारिया बोली, क्या करोड़ों मुसलमान गुनाह नहीं करते हैं? वो बोला, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी मुसलमान भी गुनाह करते रहें। क्या तुम रास्ता चलते वक्त गंदगी और कीचड़ से बचकर नहीं चलती? ये आम सी समझ में आने वाली बात है कि जरासीम से पाक रहने के लिए हम गुस्ल करते हैं और साफ सुथरे रहते हैं, और ये अमल हमें समझाता है कि जिंदगी के हर शोबे में हमें अपने जिस्म को और अपने जहन को पाक रखना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि पाकीज़गी और सफाई निस्फ ईमान है। मारिया बोली, मैं मजहब के मसाइल पर तुमसे बहस नहीं कर सकूंगी।
होगी। पहली बार जब तुमने मुझे गर्लफ्रेंड बनाने और खुद बॉयफ्रेंड बनने पर नुक्ताचीनी की तो ये सोचकर मायूसी हुई कि तुम बड़े ही फरसूदा और पसमानदा रहने वाले ख्यालात के हामिल हो। मैंने बाद में गौर किया तो समझ में आया कि बाकायदा शादी के बाद औरत को ये तहफ्फुज हासिल होता है कि उसका आइडियल बॉयफ्रेंड ताहयात उसी का होकर रहता है, और ये कि तुम मेरी बेहतरी चाहते हो। एक बाजारी औरत की तरह मुझे दूसरे तीसरे की गर्लफ्रेंड बनने वाली बेहयाई से महफूज रखना चाहते हो। वो बोला, मुझे खुशी है कि तुम्हारी तहजीब और मिजाज के खिलाफ मैंने जो बेहतरी की बातें की हैं तुमने उस पर गौर किया और उन्हें दुरुस्त तस्लीम किया। अब मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारी और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए जो बात कहूंगा उस पर भी तुम संजीदगी से गौर करोगी और मेरी बात को दुरुस्त तस्लीम करोगी। मारिया ने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? वो बोला, किसी भी मुल्क के साहिली सरहदी इलाकों में गैर मुल्की अफराद सैकड़ों और हजारों की तादाद में आकर आबाद होने लगे तो शुबा होने लगता है कि अपना मुल्क बेचने वाले मफाद परस्तों ने इन नौ आबाद गैर मुल्कियों से कोई ऐसा सौदा किया है जिससे हमारे मुल्क को और हमारी कौम को नुकसान होने वाला है। मारिया बोली, मैं समझ गई। तुम्हारा ख्याल है कि मेरे डैडी ने सीपा के डायरेक्टर जनरल की हैसियत से जो मुआहिदा तुम्हारी हुकूमत से किया है वो मशकूक है। सीपा कंपनी यहाँ बिजली घर बनाने की आड़ में कुछ और करने आई है। जवान बोला, हाँ। तुम बोलो, क्या एक मुहिब्बे वतन की हैसियत से हमें शुबा करने और हकीकत मालूम करने का हक नहीं है? मारिया बोली, बेशक तुम्हें हक हासिल है। डैडी जिस अंदाज से तुम्हारी मुखालिफत कर रहे हैं उससे अंदाजा होता है कि वो तुम्हें दुश्मन समझ रहे हैं, जबकि वो तुम्हारे ही मुल्क में हैं। तुम्हें दुश्मन समझने की कोई वजह तो होगी। वो बोला, तुम जरा गौर करो, अगर सिर्फ यहाँ बिजली घर बनाया जाएगा तो उसमें इस कदर मोहतात रहना क्यों जरूरी है कि हमारी यहाँ आमद पर पाबंदियां आयद की जाएं और जहाँ आने जाने वालों को खामखा दहशतगर्द समझा जाए? सीधी सी बात है, तुम्हें अपना शुबा दूर करना चाहिए। क्या तुमने सोचा है कि शुबा किस तरह दूर किया जा सकता है? मारिया ने पूछा। जवान ने कहा, वो असल मुआहिदा जो हमारी हुकूमत और सीपा के दरमियान हुआ है मैं उसे पढ़कर ही मालूम कर सकता हूँ। मारिया बोली, यहाँ डैडी के दफ्तर में सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात हैं। उनके खास दफ्तरी कमरे में उनकी इजाजत के बगैर चपड़ासी भी कदम नहीं रख सकता। जहाँ वो रिवॉल्विंग चेयर पर बैठते हैं उसके पीछे एक बड़ा सा आहनी सेफ है जिसमें अहम दस्तावेजात रखी रहती हैं। जवान ने पूछा, वो दस्तावेजात मुख्तलिफ फाइलों में होंगी, क्या तुमने कभी तवज्जो से उन्हें देखा है? मारिया बोली, बहुत ज्यादा तवज्जो से नहीं देखा, फिर भी याद है कि एक फाइल पर केटी बंदर पावर हाउस बिजली घर लिखा हुआ था। जवान ने पूछा, क्या उस फाइल पर सुर्ख फीता लगा हुआ था? मारिया सोचने लगी। उसने समंदर की साहिली सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी। पेशानी को एक उंगली से सहलाते हुए बोली, मैं जरा उलझ गई हूँ। मैंने सुर्ख फीते वाली फाइल देखी तो है लेकिन शायद उस पर केटी बंदर पावर हाउस नहीं लिखा हुआ है। मुझे याद नहीं आ रहा है, उस पर कुछ लिखा हुआ था। वो समझ गया कि सुर्ख फीते वाली फाइल पर टॉप सीक्रेट लिखा होगा। वो अनजान बनकर बोला, तुम तन्हाई में याद करोगी तो शायद याद आ जाएगा। वैसे वो मुआहिदा केटी बंदर पावर हाउस वाले फाइल में होगा। वो मुआहिदा किसी तरह पढ़ने को मिल जाए तो मैं मुतमईन हो जाऊंगा। मारिया बोली, मुश्किल है। डैडी राजी नहीं होंगे कि सीपा से किया हुआ कारोबारी मुआहिदा कोई गैर मुताल्लिक शख्स पढ़े। वो उसूलों के सख्त पाबंद हैं। जवान ने कहा, ये तो वाकई उसूली बात है कि बड़े पैमाने पर किए जाने वाले मुआहिदों को दूसरों से छुपाया जाता है, लेकिन मैं उसे हर हाल में पढ़ना चाहूंगा। वो दोनों थोड़ी देर तक खामोश रहकर सोचते रहे। फिर वो बोली, बेहतर है पहले हम अपने बारे में ये तय करें कि हमें ताहयात अज़दवाजी जिंदगी गुजारने के लिए क्या करना है, उसके बाद हम इस मुआहिदे की बात करेंगे। वो बोला, ये फैसला मैंने तुम पर छोड़ा है कि मेरे साथ इस दवाजी जिंदगी गुजारने के लिए तुम क्या कर सकती हो। मारिया बोली, मैं 3 दिन से सोच रही हूँ कि तुम्हें अपनाने के लिए मुझे अपना मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल करना चाहिए या नहीं। दिलो दिमाग में यही एक बात नक्श रही कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगी। अगर मैंने खुद पर जबर किया और तुमसे दूर रही तो एबनॉर्मल जिंदगी गुजारूंगी। वो नफ्सियाती पहलू से दुरुस्त कह रही थी। इंसान को जो चीज हासिल न हो उसके हुसूल के लिए वो सारी जिंदगी बेचैन रहता है। अगर कुछ कुर्बानियां देकर उसे हासिल कर सकता था तो फिर क्यों हासिल नहीं किया? बाद में वो पछताता रहता है। उसने पूछा, तुम अभी भी कश्मकश में हो या किसी नतीजे पर पहुंच रही हो? मारिया बोली, मैं कह चुकी हूँ तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं तुम्हारा दीन इस्लाम कबूल करूंगी, डैडी को भी छोड़कर तुम्हारे साथ जाऊंगी। लेकिन उसने बात अधूरी छोड़कर स्टीयरिंग पर हाथ मारा, फिर बेचैनी से पहलू बदल कर उसकी तरफ घूम कर कहा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाऊंगी। जवान ने पूछा, मुसीबत कैसे बनोगी? ऐसी क्या बात है? मारिया बोली, तुम नहीं जानते, मेरे डैडी यहाँ से यूके और अमेरिका तक वसी जराए के मालिक हैं।
मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाऊंगी तो उनके जासूस और आलाकार तुम्हारा पीछा करेंगे। शायद वो मुझे नुकसान न पहुंचाएं, लेकिन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो हंसते हुए बोला, तुम मेरी फिक्र ऐसे कर रही हो जैसे मुझे कभी मौत नहीं आएगी। कातिब तकदीर ने मेरी मौत का जो वक्त मुकर्रर किया है, उससे पहले तुम्हारे डैडी के आलाकार मुझे नहीं मार सकते। मारिया बोली, मैं समझती हूँ कि तुम बहादुर हो, यहाँ जान हथेली पर लेकर आते हो, लेकिन तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं बिल्कुल तन्हा रह जाऊंगी। डैडी मुझे जबरदस्ती वापस ले जाएंगे तो तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूंगी। वो बोला, मुझसे सिर्फ मोहब्बत न करो, मुझ पर एतमाद भी करो, मैं तुम्हारी खातिर मौत से लड़ता रहूंगा। मारिया बोली, मैं सच कहती हूँ, जिंदगी में पहली बार अपने डैडी से ज्यादा तुम पर भरोसा करने लगी हूँ। ये मेरा अटल फैसला है कि तुम जहाँ जाओगे वहाँ जाऊंगी। जवान बोला, तुम्हारी मोहब्बत मेरा हौसला और बढ़ा रही है। मैं उस मुआहिदे को पढ़कर मुतमईन होकर उसी दिन तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मारिया ने कहा, अब सवाल ये है कि तुम वो मुआहिदा किस तरह पढ़ सकोगे या हम किस तरह उसे चुरा कर ले जा सकेंगे। वो थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर बोली, क्या मैं डैडी से जिद करूं कि वो तुम्हें मुआहिदा पढ़ने को दें? जवान सोचती हुई नजरों से उसे देख कर बोला, तुम्हारे डैडी नादान नहीं है, वो मेरे यहाँ आने का मकसद समझ रहे होंगे। अगर मुआहिदा सीधा और साफ कारोबारी होगा तो वो तुम्हारी जिद मानकर मुझे पढ़ने के लिए पेश कर सकते हैं। अगर इस मुआहिदे में हमारे मुल्क को किसी तरह का नुकसान पहुंचाने वाली बात होगी तो वो तुम्हारी जिद के आगे कभी नहीं झुकेंगे, वो मेरे और ज्यादा दुश्मन हो जाएंगे। मारिया बोली, अभी वो मेरे डैडी हैं, मैं बेटी हूँ, अपनी बात मनवाऊंगी। जब वो तुम्हारे जानी दुश्मन बन जाएंगे तो तुम प्लानिंग करो कि हम किस तरह इस मुआहिदे को चुरा कर यहाँ से ले जा सकते हैं। जवान बोला, ठीक है, तुम एक बेटी की हैसियत से कोशिश करो, नाकाम हो जाओगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह उसे चुराया जा सकता है। मारिया बोली, डैडी को कायल करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए, शायद कल तक कामयाबी हासिल कर सकूं। तुम परसों आओ, फिर हमें जो कुछ करना है वो कर गुजरेंगे। जवान बोला, आई लव यू मारिया, तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो, मेरी खुशी को अपनी खुशी से और मेरी जरूरत को अपनी जरूरत समझ रही हो। मारिया ने आगे झुककर उसकी गर्दन में बाहें डाली और कहा, मैं तुम्हारे लिए पता नहीं और कितनी हदों से गुजर सकती हूँ, तुम कम से कम एक हद पार करो, एक बार मुझे सीने से लगा लो। वो बोला, प्लीज मारिया, समझने की कोशिश करो, गुनाह की इब्तिदा इसी तरह होती है, पहले छूने को जी चाहता है, फिर पकड़ने को और फिर जकड़ने को। मारिया बोली, मैं वादा करती हूँ अपनी इस छोटी सी ख्वाहिश से आगे नहीं बढ़ूंगी, शादी होने तक इसी हद में रहूंगी। मारिया उसकी तवक्को से ज्यादा ताउन कर रही थी, इसलिए वो उसे मायूस या नाराज नहीं करना चाहता था। उसने उसकी ख्वाहिश पूरी की, दो दिल एक साथ मिलकर धड़कने लगे, लेकिन वो जवान अपना मकसद नहीं भूला था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।